नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। मेरा नाम है अविनाश। डिस्कवरी प्लस की सीक्रेट्स जो फ्रेंचाइजी है उसकी तीसरी किश्त आ रही है, सीक्रेट्स ऑफ द बुद्धा रेलिक्स, जिसके वक्ता है, नरेटर हैं वन एंड ओनली मनोज वाजपेयी से आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका ललन टॉप में। धन्यवाद। शुरुआत में इसी से करूँगा जो इसकी किश्त है, तीसरा पार्ट है। जब पहला पार्ट आपको ऑफर हुआ था, आपके जहन में पहली चीज क्या क्लिक हुई थी और कैसे आपको ऑफर हुआ? क्या बैठकी हुई? कैसे वो माहौल क्या था? देखिए, सीक्रेट्स ऑफ नॉलेज जब पहले किया था इन्होंने तो उस न्यूज़ के बारे में मुझे पता था, क्योंकि मैं न्यूज़ जंकी हूँ मैं, तो उसके बारे में मुझे पता था। ऐसा नहीं था कि मैं जानता नहीं था। और दूसरा, ये नीरज पांडे जो हैं बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मैंने बहुत काम भी किया उनके साथ, मेरे पसंदीदा निर्देशक में से एक हैं वो, तो एक घनिष्ठता है उनके साथ। तो जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने कहा कि ये करना है साथ में, तो वो हमेशा हाँ ही होता है, वो उसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती है, क्योंकि उसी बहाने हम लोग एक साथ में समय बिताते हैं और कुछ क्रिएटिव एक्सचेंज भी होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। तो सोनौली के बारे में मैं जानता था, लेकिन यहाँ पे मौका लग रहा था कि जो इतना से रिसर्च किया हुआ है, राघव जी इसके डायरेक्टर हैं, वो जब इतना रिसर्च किया हुआ है तो टू नो अबाउट द डीपर ट्रुथ बिहाइंड जितने भी अवशेष मिले वहाँ पे, उन सब के बारे में जानने के लिए। तो यही थॉट थे। और होस्टिंग मेरे लिए कोई नया नहीं था, मैं इसके पहले कर चुका था। लेकिन मैं तभी करता हूँ कोई मुद्दा या कोई इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अदरवाइज होस्टिंग मेरा पेशा नहीं है। और नीरज के साथ ये उन्होंने कहा 3 सीरीज़ का है, तो हमने कहा चलिए बहुत मज़ा आएगा, करते हैं इसको। अच्छा, ये पहले ही फाइनल हो गया था कि 3 सीरीज आएंगे इसके 3 पार्ट? हाँ, पूरा फाइनल था ये, तो कि ये 3 का बनने वाला है और तीनों मुझे करनी है। तीसरे पार्ट में इस बार क्योंकि बुद्धा की बात हो रही है, जो सिनौली था और जो कोहिनूर था उससे अलग है ये। कोई ऐसा आप रिसर्च टीम में के साथ बैठते हैं? जब होता है रिसर्च टीम के साथ मैं नहीं बैठता हूँ। रिसर्च टीम की बहुत ही वास्ट उनके कलेक्शंस होते हैं, उनसे मैं बैठ करके सिर्फ उनकी जानकारी लेता हूँ, उसका वो किस तरह से करना चाह रहे हैं, किन किन एस्पेक्ट पे वो उस फिल्म में फोकस कर रहे हैं। और जब उनकी स्क्रिप्ट आती है तो आई गो थ्रू इट, उससे जुड़ी जानकारी जो भी होती है वो डायरेक्टर राघव से लेता हूँ या फिर नीरज के साथ बैठ जाता हूँ। तो बड़ा इनफॉर्मल सा होता है। हाँ, ये फिल्मों से बिल्कुल अलग ही इसका माहौल होता है। इसमें चाय पीते हुए भी कोई जानकारी ले लेते हैं हम, शाम को बैठे हैं तो भी कोई जानकारी ले लिया, तो बहुत ही इनफॉर्मल होता है ये सब कुछ। और मुझे और उसका टोन पता करना होता है, किस तरह से राघव देख रहा है, कैसे जो एंकर है वो किस तरह के का उसका तेवर रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, क्या पिच होगी, क्या सुर होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या दिमाग में है नीरज के और राघव के, इन सब को जानने की ज़रूरत होती है। जैसे होता है कि कोई भी सीरीज़ है या फिल्म है, जब हम उसके अगले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं तो एक तो ये ईज़ हो जाता है कि हम ये पहले कर चुके हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अलग या चैलेंजिंग नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ यही चैलेंजिंग भी होता है कि इस बार अलग और नया क्या दें। तो बतौर एक्टर, क्योंकि जो आपका काम है, जो आपका सिनेमा है, वो इससे बहुत अलग है, इसके लिए एज एन एक्टर क्या अलग करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखिए, इसमें प्रिपेयर आपको कुछ नहीं, आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना होता है और आपको एक सुर डिसाइड करना होता है और उसको बार बार पढ़ना होता है, क्योंकि जब पढ़ेंगे नहीं आप उसको, इतना हो जाना चाहिए कि थोड़ी बहुत मेमोराइज भी हो जाए, और बहुत सारा रहता है। और जो पैराग्राफ आप बोल रहे हैं आपको अपनाना पड़ता है कि आप कह रहे हैं, क्योंकि दर्शक तो नहीं जानता है कि इतनी रिसर्च हुई। दर्शक तो पहला जो उसकी आवाज़ पड़ रही है वो आपके ज़रिए आ रही है, वो पहली चीज़ एक आदमी को देख रहा है जो उनको बता रहा है उसके बारे में। तो दर्शक सिर्फ मुझे देख रहा है, तो ये मेरा काम है कि मैं कैसे उसको उस माहौल में लेके जाऊँ और मैं कितने सादगी से, सहजता से, सरलता से उसको पूरा का पूरा एक इतिहास का वो आस्पेक्ट एक दिखाऊं जो वो जानता नहीं है, और यह जानता है तो उसकी जानकारी वो कम है, और भी उसको पूरे गहराई में लेके जाऊं उस पूरे सब्जेक्ट के, तो उसके लिए मुझे पूरे तरीके से तैयार होना, रमना पड़ता है, घुसना पड़ता है। पिछले कुछ वक्त में
आप बड़े पर्दे हम कहें 70 mm पे बहुत कम दिखे हैं। आपके आखिरी जोरम को अगर मैं हटा दूं तो उसके पहले थी सूरज पे मंगल भारी। कोई खास वजह ये ऐसा कंटेंट चुन रहे हैं कि कोरोना सबसे बड़ा कारण है। कोरोना के अलावा क्या कारण है? उसके पहले तो काम ही कर रहे थे, थिएटर में ही हमारी फिल्में आती थी और कहीं तो आती नहीं थी। वो फिर फैमिली मैन आ गया था। लेकिन आपने सही कहा, सूरज पे मंगल भारी हमारी पहली फिल्म थी जो कोरोना के समय रिलीज हुई थी। जी, पहले लॉकडाउन के एग्जैक्ट बाद वो रिलीज हुई थी और करीब उसको ही चलाते रहे सारे एग्जीबिटर्स, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो भी थिएटर में इक्का दुक्का लोग आते हैं वो सिर्फ सूरज पे मंगल भारी पे देखने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना से इतना ज़्यादा लोगों के अंदर में डिप्रेशन और एक अजीब तरीके का वातावरण हो गया था कि वो सिर्फ जा कर के हंसी खुशी का खुशी की चीज़ें देखना चाहते थे। उसके बाद मेरे पास में जो जितने काम आए सारे OTT के, क्योंकि कोई और काम तो हो नहीं रहा था, थिएटर चल नहीं रहे थे और थिएटर जब चलने शुरू हुए तो फिल्में नहीं चल रही थी, लोग दर्शक जा ही नहीं रहा था। तो मेरे पास में जो काम था वो ज़्यादातर OTT का काम था, जो कि थिएटर में आना नहीं था उनको, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म जब आपको काम देते हैं तो कहते हैं भाई आप OTT पे ही आएगी ये थिएटर में नहीं जाएगी। तो इसके कारण, और दूसरा ये भी था कि प्रोड्यूसर्स इनकरेज फील नहीं कर रहे थे। और जितनी ज़्यादातर फिल्में जो मैं करता हूँ जिस तरीके की, वो थिएटर के लिए वाली नहीं होती हैं, क्योंकि जो थिएटर में जो फिल्में चल रही हैं अगर आप देख रहे हैं वैसी फिल्में मैं कहाँ करता हूँ। मैं उस तरह की फिल्मों का पार्ट भी नहीं रहा हूँ, बहुत ही कम, शायद इक्का दुक्का हो। और लोग उसी तरह की फिल्मों को ज़्यादा देख रहे हैं और ज़्यादातर वही फिल्में बन रही हैं। कभी जहन में ऐसा है कि कमर्शियल सिनेमा, अगर मैं टिपिकल उसको वर्ड दे दूं, कि कमर्शियल सिनेमा में थोड़ा सा और एक्टिव होने की ज़रूरत है या मन है? ऐसी क्या ज़रूरत है? अच्छा खासा काम तो चल रहा है और जिस तरह के काम मैं करता हूँ उसमें मेरा मन लगता है। हम सबका जी, बहुत मन लगता है मेरा। और जोरम भी हमने रिलीज़ की थी, 150 स्क्रीन पे रिलीज़ किया था और जान के रिलीज़ किया था, क्योंकि हम सिर्फ एक सिंबॉलिक रिलीज़ देना चाह रहे थे उसको। और इस जी स्टूडियो ने हम कहा था कि आप लोग सिंबॉलिक रिलीज़ कर लो, क्योंकि इवेंचुअली तो उसको OTT पे आना है और OTT की फिल्म है वो। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस दिन वो OTT पे आएगी वो भी तबाही मचाएगी, क्योंकि वो जिस तरह की कहानी है और जितना इंटरनेशनली उसको अक्लेम मिला है और जिन लोगों ने देखा थिएटर में भी यहाँ, उनको फिल्म बहुत पसंद आई है। तो एक ऑलरेडी उसका प्रचार प्रसार हुआ पड़ा है, तो जिस दिन OTT पे आएगी वो बहुत अच्छा करेगी, मुझे पूरे तरीके से विश्वास है। और एक फिल्म मेरी अभी आएगी भैया जी, वो फर्स्ट हाफ में ही आ जाएगी। वो मेन स्ट्रीम फिल्म है, उसे कम्प्लीटली कमर्शियल फिल्म नहीं कह सकता, मेन स्ट्रीम फिल्म है भैया जी। पूरे एक्शन से भरपूर, एक्शन और गाने से भरपूर है। आप देखिए, मज़ा आएगा आपको। पूरी देसी फिल्म है। बिल्कुल, वो तो देखेंगे ही जब आएगी। अभी आपने जोरम का जिक्र किया, ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल हुई है, पहले तो बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, जो बोलते हैं ना मेरे को सबसे पहले ऐसे पता लगा, और फर्स्ट रिएक्शन किसको कॉल किया, किसे बताया? मुझे तो देवाशीष मखीजा ने वो न्यूज़ वो भेजा था और देवाशीष मखीजा बहुत खुश था, मैं भी बहुत खुश हुआ। मेरी खुशी थोड़ी सी वो उछलने कूदने वाली नहीं होती है, मैं बहुत जल्दी जज्ब कर लेता हूँ अच्छे न्यूज़ को भी। लेकिन ये एक बहुत तो गर्व का विषय है हम सब के लिए, जी स्टूडियो के लिए, देवाशीष के लिए और सारी टीम के लिए। पिछले साल आपकी एक और फिल्म आई थी जो बहुत खूबसूरत फिल्म थी, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उस दौरान हमारी मुलाकात भी हुई थी। वो फिल्म पहली ऐसी फिल्म है जो OTT के बाद थिएटर्स में गई, इतना प्यार मिला, लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया, उस पर रिएक्शन, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जिस मैसिव लेवल पर उसको तारीफ मिलनी चाहिए थी, शायद वो थोड़ी सी कम रही। किसने कहा आपसे? इससे ज़्यादा कहाँ तारीफ मिलती है? सिर्फ एक बंदा काफ़ी है इज़ एन एग्जाम्पल कि आप OTT से थिएटर में कैसे जा सकते हैं, और इतना ह्यूमंगस सक्सेस फैमिली मैन के बाद मेरी किसी काम को मिला तो वो बंदा है, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। लोग इस तरह की सफलता के लिए यहाँ पर बेचारे तरसते हैं, करते हैं जी। तो सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, कहीं से भी कम नहीं रही। किसी थिएटर में जो रिलीज़ होती हैं और ब्लॉकबस्टर होती हैं, उनसे कोई कम नहीं रही।
उसकी सफलता। जब आपके खाते में ऐसे रिकॉर्ड्स आते हैं कि एक फिल्म जो है वो ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल हो रही है, एक फिल्म ऐसा रिकॉर्ड बना रही है जो OTT से थिएटर में जा रही है, इसके बाद बतौर एक्टर काम करना और काम चुनना, इसमें कुछ अंतर आया? नहीं, देखिए मेरा काम चुनने का जो है वो तरीका अभी भी वही है। और जिस तरह से काम करता हूँ, वो जो तरीका है काम करने का, जो मेरी अपनी प्रोफेशनलिज्म है, मैं उससे पीछे नहीं हटता, मैं उससे कभी बदलता नहीं हूँ, क्योंकि काम अच्छा काम करने की चाहत हमेशा रखता हूँ। और अच्छा काम देखता हूँ तो एकदम से सारे के सारे मेरे नर्व्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो आई एम ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट वर्किंग, डूइंग गुड स्टफ और शूटिंग करना। आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम शूटिंग। तो वो सब कुछ वैसे के वैसे है, कोई कुछ बदलता नहीं है मेरे लिए। क्या बदलेगा अभी? आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 30 years। या आप, क्योंकि इस वक्त हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि रीमेक और सीक्वल्स का थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है, लोग कनेक्ट हो सके ऑडियंसेस के लिए कर रहे हैं ऐसा, या पसंद की जा रही हैं। आपके जहन में है कोई फिल्म जिसको आप आगे बढ़ाना चाहें, पुरानी आपकी फिल्म, या रीमेक या सीक्वल के तौर उस पर आगे ले जाएं? देखिए, एक साइलेंस मैंने एक फिल्म की थी Z5 के लिए। Z5 के लिए उनका साइलेंस 2 भी रेडी है, जो अभी आ जाएगा। मैं इससे ये सब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का कॉल होता है, और अगर मुझे पसंद होता है तभी मैं करता हूँ, नहीं तो मैं उनको डिस्करेज कर देता हूँ। बहुत सारे रोल्स ऐसे होते हैं जिन पे सीक्वल मुझे लगता है नहीं बनना चाहिए, उसका वो वहीं तक ठीक था, बस काफ़ी है। जी, जैसे अभी बात हो रही थी कि नीरज पांडे के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशंस है, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। मैं अगर उनकी फिल्म की बात करूं, अ वेडनेसडे की या स्पेशल 26 की, इनफैक्ट स्पेशल 26 में जो आपका रोल है, सोचा कि उस कैरेक्टर को अगर आगे डेवलप किया जाए तो कुछ बहुत मज़ेदार आ सकता है। नहीं, मैं तो सोच लूँ, लेकिन जो राइटर डायरेक्टर है उसका भी तो सोचना ज़रूरी है जी। उनका तो एक्साइट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अब नीरज पांडे मानसिक तौर पे अब आगे बढ़ चुके हैं, मेंटली वो बहुत आगे जा चुके हैं, एंड ही डजंट वांट टू रिविजिट दैट सब्जेक्ट ऑल ओवर अगेन, व्हिच इज़ फेयर इनफ। लाइक अनुराग कश्यप डजंट वांट टू रिविजिट Gangs of Wasseypur, व्हिच इज़ कंप्लीटली ऑल राइट, बिकॉज इट इज़ देयर क्रिएशन एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। जैसे आपने बोला लगभग 30 साल हो चुके इंडस्ट्री में, बतौर डायरेक्टर उतरने का कोई इरादा मैदान में? बिल्कुल नहीं, अच्छा खासा काम चल रहा है। काहे के लिए मैं इसको अच्छी खासी चलती हुई दुकान पे शटर लगाऊं यार, ये सब काम करना ही नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू डू समथिंग एल्स एट द कॉस्ट ऑफ माई जॉब एज एन एक्टर। और अभी लोग अच्छे काम दे रहे हैं, and this will not be wise for me on my part to just go ahead and do something else. The Family Man पर कोई अपडेट? सब्र क्योंकि बहुत हो रहा है। मार्च फर्स्ट वीक से शूटिंग शुरू कर रहे हैं, अभी शूट शुरू होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, शूटिंग होगी, पोस्ट प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद उनकी डबिंग होती है, कई सारे लैंग्वेजेस में होती है। देन द प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म Amazon will do their marketing and all of that. तो अब एक साल रुक जाइए, एक साल के बाद मोटा माटी लगभग 1 साल। हाँ, मोटा माटी एक साल में, और 1 साल लंबा नहीं होता है। बस ये जो इंतजार कर रहे हैं फैंस, बस ये प्रे कीजिए कि हम जो भी करें, हम जो भी बनाएं, एक ऐसा बनाएं जो कि आपके दिमाग की परखच्चे उड़ा दे, बस, और कुछ उम्मीद तो यही है। और एज अ फैन, एज अ क्रिटिक, एज अ दर्शक, इच्छा भी यही है। आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त का तकाजा है, राजन डीके की द फैमिली मैन और अभी आई फर्जी, दोनों को जोड़ा गया था। इस यूनिवर्स को आगे लेके कुछ है, बिना स्पॉइलर दिए अगर आप कुछ बता सकें कि इस यूनिवर्स को आगे कैसे ले जाने का प्लान? आई डोंट थिंक इट विल हैपन राइट नाउ। अभी हमें फैमिली मैन के 4 सीजन ख़त्म करने हैं, ताकि वो कमिटमेंट हमारा जो सबसे पहले है वो ख़त्म करेंगे, फिर कुछ सोचेंगे। बट आई डोंट थिंक फैमिली मैन, क्योंकि फैमिली मैन अपने आप में बहुत बड़ा यूनिवर्स है। आई डोंट थिंक राजन डीके और Amazon वुड लाइक टू मिक्स इट विद समथिंग एल्स। बट फर्जी में तो तार जुड़ गए ना उनके, वो तार तो ऐसे फ़ोन कॉल से थोड़ी जुड़ जाते हैं वो थोड़े बहुत ऐसे हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स जोड़ना कुछ अलग बात होती है। जी, आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं
बुद्धा रेलिक्स के अलावा जहाँ हम आपको देख पाएंगे? साइलेंस 2 आएगी, फिर भैया जी आएगी, ठीक है। उसके बाद डिस्पैच है कनु बहल की, वो भी रेडी है, RSVP की फिल्म है। और बाकी शूटिंग जो है, अब जो शूटिंग करूँगा फैमिली मैन या आगे जो फिल्में करूँगा, क्योंकि मेरे जितने पुराने कमिटमेंट थे वो भैया जी के साथ ख़त्म हो गए हैं। अब जो भी मैं इस साल शूट करूँगा, इस साल फैमिली मैन है, 2-3 काम और है, ये सब जो भी शूट करूँगा वो धीरे धीरे लोगों तक आते रहेंगे। शुक्रिया मनोज जी इस बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच अविनाश, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।